दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन आँख वाली दृष्टि से जो कि लेटेस्ट संदर्भ में हम लोग जिसको तैयार करने वाले हैं, उसमें योजना और परियोजना वाले सेक्शन को तैयार करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलनों को तैयार करेंगे। यहाँ से प्रायः क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि भैया जब मैगजीने से करा रहे हो तो हम खुद ही कर लें, तो खुद नहीं, इसमें जो है चीज़ें आपको इसलिए अलग मिलेंगी कि वही चीज़ें मैं बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ इसमें चीज़ें संक्षेप में दी गई हैं, तो थोड़ा मैं उनका विस्तारीकरण करूँगा। ठीक है? उसके बाद उसके इर्द-गिर्द से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बताऊँगा और थोड़ा ट्रिक ब्रिक भी बताता चलूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक तो करो ही करो। ठीक है? चालू करते हैं। जल संचय जन भागीदारी पहल इम्पॉर्टेंट है भाई। सूरत से मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। कब किया ये डेट भी याद कर लो, 6 सितंबर 2024 को। काम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। अगली योजना है विजियो NXT। ये गिरिराज सिंह द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये फैशन पूर्वानुमान पहल है। ठीक है? मतलब ये जो NXT है, इसके तहत जो कपड़े बनाने वाले लोग हैं उनको पता लग जाएगा, अनुमान लगाने में वो सक्षम हो जाएंगे कि आगे कौन सा ट्रेंड आने वाला है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब ये पता किस आधार पर चलेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसी का इस्तेमाल होगा विजियो NXT में। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण, जिसको रीसेट कहा जाता है, मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की। उद्देश्य क्या है? जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो समाज में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, लोगों को शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकें। खेल दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई, ये भी याद रखिएगा, 29 अगस्त को। और इसका ये जो कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। अब अगला सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये है कहाँ? तो ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश। ठीक है? यही चीज़ें मैं बताने के लिए आपको वीडियो दे रहा हूँ। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, जैसा कि नाम से जाहिर है, जो वंचित तबके के बच्चे हैं जो प्रायः रोड पे खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा, अगर गन्ने की ट्राली निकलती है तो उसके पीछे दौड़ते हैं बच्चे गन्ने खींचने के लिए। तो वही बच्चे जो रोड पे घूमते रहते हैं उनको स्कूल तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर जिले से शुरू किया गया है, निपुण भारत मिशन के तहत। अब बात करें निपुण भारत मिशन की, तो इसको 2021 में शुरू किया गया था, इम्पॉर्टेंट है। और उद्देश्य इसका क्या था? जो बच्चे हैं कक्षा 1 और 3 क्लास के, 1 से 3 के जो बच्चे हैं उनमें उनका क्षमता निर्माण करना, उनको ABCD सिखाना, उनको गणितीय जो संक्रियाएं हैं वो सब सिखाना, यही इसका उद्देश्य। मतलब बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक जो चीज़ें हैं, लर्निंग्स हैं, वो उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं निपुण भारत के तहत। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियां, उनको जरूर याद कर लो। एक अशोक लीलैंड लिमिटेड है और दूसरी लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन। फिर है ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि टग क्या होते हैं। टग एक तरह की नौका होती है जो बड़े बड़े पोत होते हैं उनको खींचने का काम करती है। ठीक है? बड़े बड़े पोत होते हैं, मैंने विस्तार से बताया था, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उन्होंने इस प्रोग्राम का दिल्ली से शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या? जो टग हैं इनको, जो अभी परंपरागत ईंधन से चलते हैं, इसका उद्देश्य है प्रोग्राम का कि 2030 तक 50% जो टग हैं वो हरित ईंधन से चलने लगें। इस तरह से उनको बनाया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, बस इतना सा उद्देश्य है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम, अब देखिए कुछ चीज़ें अलग हैं या नहीं, जरा आप कमेंट बॉक्स में भी बताते चलो आप लोग और लाइक वाइक करते चलो। क्लीन प्लांट कार्यक्रम, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है, उसका कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है इसका? जो पौधे हैं, छोटे पौधे, उनको बीमारियों से मुक्त रखा जाए, किस तरीके से, कीटों से मुक्त रखा जाए, बस यही इसका उद्देश्य है। क्लीन प्लांट को एकदम साफ सुथरा रखना है ताकि उसका अच्छे से ग्रो हो सके। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर एक फैक्ट जो प्रायः पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है,
आवास योजना शहरी 2015 में शुरू की गई थी। अभी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है अगस्त 2024 में कि इसका जो है विस्तार कर दिया जाए। कब से कब तक? 5 वर्षों तक। 5 वर्ष और इसका विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी है। तो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। तो जब आप 5 काउंट करें तो 24 को एक साथ लेके काउंट करें, 24, 25, 26, 27, 28, तब समझ में आएगा। तो 1 करोड़ और आवास बनाए जाएंगे जो शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं। शुरुआत कब हुई? 2015 में। पहले शहरी की शुरुआत हुई और बाद में ग्रामीण की शुरुआत हुई 2016 में। फिर प्रधानमंत्री G1 योजना, इसमें संशोधन किया गया है और इसको भी 5 वर्ष एक्सटेंड किया गया है। तो जैसे ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, ठीक वैसे ही इसका भी विस्तार किया गया, 2028-29 तक कर दिया गया है। ये योजना है क्या? 2019 में शुरू की गई थी। जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और जो कृषि अवशेष हैं उनका भी किस तरह से जैव ईंधन में परिवर्तन हो, इस पर काम करने के लिए शुरुआत की गई थी 2019 में। ये वर्ष याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ये भी याद रखिएगा, 2018 में आई थी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, उसके अनुसार इसको लॉन्च किया गया था G1 योजना को। और ये जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है ये क्या कह रही है कि 2025 तक जो पेट्रोल से चलने वाले ईंधन हैं, जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। तो 2025 तक कितनी? 20%। ये लक्ष्य भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर से ग्रामीण है, पहले शहरी को पढ़ा, तो इसको भी 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है, याद रखिएगा। 9 अगस्त को ही किया गया है, 2024-25 से लेकर 28-29 तक। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक है, फ्लोटिंग तैरने वाली है, जैसे कोई नदी या झील है उस पर सोलर पैनल तैर रहे हैं। ये चालू हो गई है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर है, फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, याद रखिएगा। सिंकुनला सुरंग परियोजना, मोदी जी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में है। लंबाई इसकी कितनी है? तो 4.1 किलोमीटर और 15,800 फीट की ऊंचाई है। निर्माता कौन है इसका? ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आप लोग बताते तो हो नहीं यार, कहने का क्या मतलब है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। थोड़ा आप लोग सहयोग बनाए रखिए, बहुत संकट के दौर से चीज़ें गुजर रही हैं। जैसे आप पिछली वाली दृष्टि की सीरीज़ देखेंगे तो उस पर 4,000 5,000 व्यूज ऐसे आए हैं, लेकिन इस बार जो है सब झोलझाल चल रहा है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसको अमित शाह ने शुरू किया। कहाँ से? नई दिल्ली से। और वहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से इसको शुरू किया। अब ऑप्शन में नागरिक और उड्डयन मंत्री भी दिए रहेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। उद्देश्य इसका क्या है? जो इमिग्रेशन है उसको तेज करना और आसान बनाना। जो वहाँ पर प्रवासी आते हैं उनकी कागजी कार्रवाई को कम करना और जो भी सुविधाएं हैं उनमें और तेजी लाना, बस इतना सा इसका लक्ष्य है। उद्घाटन इसका किया है किसने? अमित शाह ने। बस ये विशेष रूप से याद रखना। और कुल 21 हवाई अड्डों पर इसको लॉन्च किया जाएगा, देश के 21 हवाई अड्डों पर। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना। अब पायलट परियोजना क्या होती भाई? कोई परियोजना अपने शुरुआती चरण में जब होती है तो उसी को पायलट परियोजना, मतलब उसको बड़े स्तर पर लागू करने से पहले एक छोटे लेवल पर उसका एक तरह से ट्रायल होता है, वही होती है पायलट परियोजना। कोयला गैसीकरण क्या होता है? जो निम्न कोटि का कोयला है उसको जो है प्रेशर करके, दबा के और हाई टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, NH3, अमोनिया हो गया, ऐसी गैसों में बदला जाता है और इन गैसों और प्राकृतिक गैस में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे इस कोयले का भी इस्तेमाल हो जाता है जो निम्न कोटि का होता है। और ये जो हाइड्रोजन हो गया, NH3 हो गया, इन सब के आयात पर निर्भरता भी कम होती है। तो इस पायलट परियोजना की शुरुआत झारखंड के जामताड़ा जिले से की गई, कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना। तो ये फैक्ट भी याद रखना। नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम। अब फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो फिल्मों में जांच के लिए सैंपल लिए जाते हैं ना, फिर लेबोरेटरीज में लेके जाया जाता है, वही सब उन्हीं लैबों की बात हो रही, उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इन्हेंसमेंट मतलब उनका और उत्थान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है 2024-25 से
28-29 के दौरान। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण योजना कितने रुपए से? 7453 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और भारत में पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना इस योजना के तहत की जा रही है। इस योजना में क्या है? इस योजना में कहा गया है कि जो गुजरात है और तमिलनाडु, इन दोनों के तटों पर 500 मेगावाट कुल 1 गीगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। तो दोनों राज्यों के नाम भी याद रखना और क्षमता भी याद रखना। जनता भवन सौर परियोजना, तो जो जनता के भवन है, मतलब जो ऑफिस हैं सरकारी, उन भवनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। ये योजना असम सरकार की योजना है, याद रखिएगा। और असम सचिवालय ऐसा देश का पहला सचिवालय बन गया है जो 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो रहा है। अरुण 3 परियोजना नेपाल की है और इसका एक सुरंग का इसका उद्घाटन हुआ है। बस इतना याद रखिए, नेपाल की है और यहाँ से बिजली उत्पादन करके नेपाल भारत को बेचेगा, बांग्लादेश को बेचेगा और अन्य देशों को भी बेचेगा। बस अरुण 3 योजना कहाँ की? नेपाल की, इतना याद रखना। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है, उसका उद्घाटन जो है वो किया गया, याद रखिएगा। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसकी आधारशिला रखी गई। पारादीप से हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन इंडियन ऑयल की है, तो जो प्राकृतिक गैस वगैरह हैं उसका परिवहन जो है ओडिशा के पारादीप से हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी, वहाँ तक किया जाएगा। मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, याद रखिएगा। अब चूँकि पारादीप से हो रहा है तो मतलब ओडिशा, उसके बाद बीच में क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, फिर नीचे क्या आएगा? तेलंगाना। तो कुल 3 राज्य जो हैं वो कवर हो रहे हैं, तो इन तीनों राज्यों को भी याद रखना। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना, मोदी जी ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना झारखंड में, जो देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है, प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली में एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी, याद रखिएगा। और सोनभद्र कितने राज्यों से घिरा है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मोदी आवास घरकुल योजना, ये तो नहीं पूछी जाएगी, 1 मिनट। मोदी आवास घरकुल योजना छूट गई है। महाराष्ट्र में जो ओबीसी कैटेगरी के लाभार्थी हैं उनको लाभ देने के लिए, लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है, आवासों से संबंधित है। मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना, तो जैसी अभी हमने ऊपर हैदराबाद और पारादीप पढ़ी, वैसी है मुंद्रा पानीपत। मुंद्रा कहाँ है? मुंद्रा ये पोर्ट है, कहाँ है? गुजरात में। पानीपत कहाँ है भैया? पानीपत पुत कहाँ से हो जाएगा यार? पानीपत हरियाणा में है। मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। तो वही नेचुरल गैस वगैरह इसका परिवहन जो है इस पाइपलाइन के तहत किया जाएगा। एक पाइपलाइन है तापी, इसमें जो सम्मिलित देश हैं उनको बताइए आप लोग। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, मोदी जी के द्वारा 11 राज्यों में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये राज्यों की संख्या आपको याद रखनी है। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। REL रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किसकी है ये सब्सिडरी? ये NTPC की सब्सिडरी है। इसकी पहले सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है राजस्थान में। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, जैसा कि नाम से जाहिर है, जो युवा हैं उनमें उद्यम करने की जो क्षमता है उसका विकास करना, उनको प्रशिक्षित करना। तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सबलपुर ओडिशा में है, ठीक है, युवाओं को सबल देने के लिए, उसको जब रोजगार, उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो सबल होगा ना, बल मिलेगा उसको, तो सबलपुर से इसकी शुरुआत की है। और 9 शहर जो हैं वहाँ पर इसको वर्चुअली लॉन्च किया है। तो उन 9 शहरों में यूपी के भैया कौन कौन है? तो एक कानपुर हो गया और एक वाराणसी। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024, इसको युविका भी कहा जाता है। ये इसरो की एक स्कीम है, एक परियोजना है, जिसमें स्कूली बच्चों को जो अंतरिक्ष गतिविधियां हैं, अंतरिक्षीय गतिविधियां हैं, जो सैटेलाइट हैं, रॉकेट हैं, इन सब के बारे में बच्चों को जागरूक करना, जानकारी देना उद्देश्य है। नोखरा सौर परियोजना कहाँ है? मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
है कहाँ, तो ये राजस्थान के बीकानेर में है, याद रखिएगा। एडसिल, ये क्या है, एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। एडसिल कहाँ का है, तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ये आम आदमी पार्टी ने नहीं शुरू किया है। हाँ, अब अदोजा की बात नहीं हो रही है। आज मैं देख रहा था कि वो एक इंटरव्यू, बीबीसी को इंटरव्यू बीच में रोक दिया अपना, तो धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने दिल्ली में शुभारंभ किया। तो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको जो स्कॉलरशिप है वो आसानी से मुहैया हो जाए। तो जो कागजी कार्रवाई है, कागजी जो प्रक्रिया है लंबी, उसको छोटा करना। कामाख्या दिव्य लोक परियोजना, एक तरह से कामाख्या जो मंदिर है वो असम में है, और ठीक वैसे जैसे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है भगवान का बनारस में, वैसे उसी तर्ज पे जो है इसका भी निर्माण किया जाएगा। तो दिव्य लोक परियोजना, मोदी जी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, इससे जुड़ी हुई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। तो 11 का अंक पवित्र होता है, माना जाता है, तो उसी से जोड़ के याद रखना 11,000 करोड़ रुपए। नमो श्री और नमो लक्ष्मी योजना, ये गुजरात सरकार की हैं, महिलाओं से ही संबंधित हैं। श्री लगा हुआ है तो मतलब ये धन की बात हो रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाए, आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और अपना स्टार्टअप करने के लिए लोन वोन मिलेगा। और नमो लक्ष्मी, तो जो महिला है उसको हेल्थ और एजुकेशन देने पर काम किया जाएगा। नमो सरस्वती साधना योजना, विज्ञान साधना योजना है। अब इसमें केवल लड़कियां शामिल नहीं है भैया, गुजरात राज्य की योजना है। इसमें जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनको पैसा दिया जाएगा। कक्षा 10 में है तो उनको 10,000 रुपये, और यदि 12 में है तो पढ़ते समय प्रतिवर्ष 15,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये इंटर में और 10,000 रुपये हाई स्कूल में। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का विस्तार कर दिया गया अगले 3 वर्षों के लिए, 2025-26 तक। तो उसमें 24 भी शामिल है, 24, 25 और 26 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है, पशुपालन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास किया जाएगा। बुलंदशहर पता ही है कहाँ है भाई, यूपी में है। और मोदी जी ने क्या किया, यहाँ पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उनमें से एक परियोजना है, क्या है कि एक पाइपलाइन परियोजना है, टुंडला से ग्वारिया पाइपलाइन परियोजना, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है बुलंदशहर में। फिर है एक वाहन एक फास्टैग पहल। पहले एक ही फास्टैग कई लोग जो है अपने अपने वाहन पे लगा लेते थे, तो बस इतना याद रखिए 2019 में इसको लॉन्च किया गया है। फास्टैग पहल काहे के लिए, जो रोड पे आप गाड़ी दौड़ाते हैं, फिर जो टोल प्लाजा पे पैसा देते हैं गाड़ी से उतर के, बस रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके आपकी गाड़ी पर एक टैग लगा रहता है, उसी को यहाँ पे लगा हुआ स्कैनर स्कैन कर लेता है ऊंचाई पर, और पैसा जो है सीधे कट जाता है और आपको गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता है। बस इतना सा काम था फास्टैग का। तो ये नाहाई द्वारा संचालित योजना है, 2019 में शुरू की गई थी। अब जो है एक वाहन के लिए एक फास्टैग कर दिया गया, इसलिए ये चर्चा में रही है जनवरी 2024 में। तो याद रखिएगा 2019 की परियोजना है। नाहाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। श्री राम लला दर्शन योजना, अब जहन में आएगा भैया ये अयोध्या की होगी योजना, नहीं, छत्तीसगढ़ की योजना है और उसी ने शुरू की है। और प्रतिवर्ष जो है अपने यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको रामलला के दर्शन जो है वो सरकार की ओर से कराए जाएंगे। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना, जो बाढ़ आती है उसको कम करने के लिए एक योजना जो है वो शुरू की गई है। कहाँ पर, चेन्नई में, उसको मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनका लाभ पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। मोदी जी ने शुरू किया कहाँ, झारखंड में खूंटा गाड़ के इसकी शुरुआत कर दी। ऐसे याद रखना, झारखंड के खूंटी से। खूंटा तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें गाय बंधती है, भैंस बंधती है, तो खूंटा की छोटी बिटिया ही होती है खूंटी, या फिर बहन कह सकते हैं। नेस्ट पहल, अच्छा नेस्ट क्या होता है, घोंसला खूब पड़ा होगा, नेस्ट माने घोंसला, खूब पड़ा होगा बचपन में, ठीक है, 2 अंडे रखे रहते थे उसमें। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके तहत एक काउंसिल आती, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये क्या करती है, ऐसे भवन जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट देती है, रेटिंग देती है। तो उसी व्यवस्था का नाम, उसी रेटिंग प्रणाली या प्रमाणन पहल का नाम जो है नेस्ट रखा गया है, याद रखिएगा। तो किसकी पहल है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की। और
और ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल किसके अधीन काम करता है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के तहत काम करता है। अब बिल्डिंग से याद आया कि जो भवन अनुसंधान केंद्र है, भारत का राष्ट्रीय भवन अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ है? तो वो रुड़की में है, याद रखिएगा। और यहीं पर जल अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी याद रखिएगा, जल अनुसंधान केंद्र। नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है और टोंस नदी पर है, बस इतना ही याद रखना। बिजली बनाना शुरू कर दिया है। मिशन शक्ति अभियान, इसके चौथे चरण की शुरुआत कब की गई भैया? डेटो याद रखना तुम, 14 अक्टूबर 2023 को आदित्यनाथ ने इसके चौथे चरण की शुरुआत की। चौथे 14 है, ऐसे याद रखना, चौथे में भी 4 है और 14 में भी 4 है भाई। इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तब इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं को सम्मान दिलाना, उनको उनका जो अरे यार क्या कहाँ पहुँच गए, नारियों को सशक्त करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, और राजनीतिक रूप से भी। इस अवसर पर मोदी कहाँ से आ गए यार? इस अवसर पर योगी जी ने 3 महिलाओं को सम्मानित किया, उनके नाम जहन में डाल लो। रितु करिधाल लखनऊ की हैं, ये इसरो की एक वैज्ञानिक हैं जिनका चंद्रयान 3 में भी योगदान रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हेमो चुटिया, बस इतना ही याद रखना। हेमंत बिश्व शर्मा खूब जानते होंगे आप लोग, असम के हैं, तो उन्हीं के नाम से याद रखना। हेमो चुटिया ये कहाँ की हैं? ये असम की हैं, पद्मश्री होल्डर हैं। और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा, इन 3 महिलाओं को दिया गया। और इस मिशन की थीम क्या, ये खूब अच्छे से याद कर लो, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, SSS। ग्रीन क्रेडिट नियम, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो अधिसूचित किया गया। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोग्राम था, एक पहल थी जिसको कहा जाता है लाइफ। इसकी घोषणा जो है मोदी जी ने 2021 में की थी। COP26 कहाँ आयोजन हुआ था? 26 छपाक। छपाक कहाँ होता है? पानी में छपक छपाक होता है ना, और पानी किस में होता है? ग्लास में। तो जो COP26 है वो ग्लासगो में हुआ था उसी दौरान। और कब हुआ था? 2021 में हुआ था। वहीं पर मोदी जी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। अब क्या हुआ है, अब इस पहल से संबंधित कुछ नियम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, उन्हीं नियमों को ग्रीन क्रेडिट नियम कहा जाता है। बस इतनी सी बात है और मुझे तुमसे प्यार है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश में और वहाँ के नीमच जिले में। अब ये पंप भंडारण परियोजना ये क्या है भाई? इसकी क्षमता भी दे दी है 1440 वाट। आपको बताएं, जब बिजली की ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे जब भारी तादाद में गर्मी पड़ती है, ठीक है, और पानी से लोग भीगने लगते हैं, पानी जो है भिगाने लगता है पसीना, तो क्या होता है उस समय पानी वगैरह की कमी हो जाती, वर्षा होती नहीं है, ठीक, मानसून से पहले की बात कर रहा हूँ। तो क्या करती है ये जो भंडारण पंप है, ये क्या करता है, ये ऊंचे स्थान पर जल को स्टोर कर लेता है और यहीं से पानी गिराया जाता है नीचे टरबाइन पर, और बिजली पैदा होती है, अतिरिक्त बिजली, और शहरों में दे दी जाती है, ठीक। फिर क्या होता है, यहीं से पानी दोबारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, फिर इसको पंप से ऊपर ले जाया जाता है और फिर टरबाइन पे गिराया जाता है। तो यही है पंप भंडारण परियोजना। तो अच्छा लगा तो यार लाइक वाइक करो। अब कुछ आयोग और समिति देख लेते हैं। वाइट लेवल ATM, इनका जो चार्ज लगता है उसकी समीक्षा करने के लिए, यार ये मनमाना चार्ज लगा देते थे ग्राहकों पर, तो उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई सुनील मेहता की अध्यक्षता में, बस याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि वाइट लेवल ATM क्या होते हैं। ऐसे ATM जो NBFC जिनका संचालन करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनका संचालन करते हैं, मतलब कोई बैंक नहीं, जैसे इनका जो ATM होगा वहाँ किसी बैंक का नाम नहीं होगा, ठीक है। ये उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ बैंक ही नहीं होते हैं। काहे लगाए जाते हैं कि बैंक है नहीं लेकिन लोगों के पास ATM कार्ड तो है, तो क्या करेंगे, ATM को ही बैंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, पैसा निकाल सकने में सक्षम होंगे। तो ये जरूरी नहीं कि किसी बैंक का ATM हो, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। लेकिन RBI की अनुमति लेना आवश्यक होता है, उसी के निर्देशन में ये काम करते हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो सुनील मेहता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। जलवायु, वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई है और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्रुव कायस्थ, याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपी किसे है, इफस्का के अध्यक्ष राजा रमन को, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष राजा रमन को। जलवायु वित्त, इसका काम क्या है,
जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए जो भी परियोजनाएं चलाई जाए, तो जो धन की आवश्यकता होगी वो यहीं से लिया जाएगा। एनटीए के माध्यम से नेशनल टेस्ट एजेंसी है कि टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्ज़ाम कराती है, आपने देखा होगा पर्चा उसका लीक हुआ था, तो उसी की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये फैक्ट भी याद रखना। डिजिटल भुगतान जो प्लेटफॉर्म है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने के लिए एपी होता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, ये भी याद रखना। तो भुगतान क्या है? भुगतान होता है, ऐसे ही याद रखना, एपी होता। सम्मेलन और समारोहों को देखते हैं भाई। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये गोवा में आयोजित हो चुका है। यही चीज़ें अपडेट करके आपको दे रहा हूँ। आयोजन किसने करा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। वृक्ष साहित्य मंच 2024 वृक्ष का समिट का आयोजन हुआ। 16वें का आपको बताया कजान में, तो वहीं पर इस साहित्य मंच का भी फोरम का भी आयोजन हुआ है सितंबर 2024 में। इसकी थीम क्या थी? नए यथार्थ में विश्व साहित्य। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है भारत मंडपम में। अच्छा, जो चीज़ें भारत में होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी उनका आयोजन प्रायः दिल्ली में ही होगा, और दिल्ली में ही कहाँ होगा? भारत मंडपम में होगा। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसका आयोजन होगा भारत मंडपम या नई दिल्ली में। इसके साथ ही भारत का जो नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम है उसका आयोजन भी नई दिल्ली में होगा। तो ये दो चीज़ें जो है अपने दिमाग में बिठा के रखो ताकि तुक्का बुक्का लगाओ तो ठीक हो जाए। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अब आपको इतना पता है कि भारत में हुआ, तब आप तुरंत जान जाएंगे कि कहाँ हुआ। भारत मंडपम में। हर बार सही हो ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर यहीं पर होता है, याद रखिएगा। नागर विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये आपको नहीं देखना है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये तो दिल्ली में हुआ है। ऐसे ही विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हो रही है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात, ये रॉटरडैम में आयोजित हुआ मई 2024 में, और रॉटरडैम में ही विश्व ऊर्जा कांग्रेस का भी आयोजन हुआ। तो याद कर लो अच्छे से, दो चीज़ें रॉटरडैम में आयोजित हुई हैं। अब बताओ कि रॉटरडैम किसकी राजधानी है, कहाँ है? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन तेलंगाना सरकार के द्वारा कराया गया, ये भी याद रखना, हैदराबाद में कराया गया 5 से 6 सितंबर के बीच। और एआई फॉर गुड शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जेनेवा में, ये भी याद रखना। तो जो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन है इसकी थीम क्या थी? मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, ये थीम भी याद रखना। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव आईएसए के द्वारा कराया गया भारत मंडपम में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। कहाँ पर है? तो भारत के गुरुग्राम में है। तो 5 से 6 सितंबर के बीच हुआ है। मोदी जी ने इसको संबोधित किया, याद रखना। और अब आप बताओ कि 101वां सदस्य जो है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका 101वां सदस्य कौन बना है? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन, जो सेनाएं हैं उनके कमांडरों का सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। सशक्त और सुरक्षित भारत इसकी थीम थी। 4 से 5 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। फिर है आईएसए स्टील कॉन्क्लेव, इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बस इतना ही याद रखना। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। अब देखिए, कुछ एक होते हैं जो दिल्ली से इतर होते हैं, तो उनको दिमाग में अच्छे से बिठा लो, वो गिने चुने ही हैं। जैसे ई गवर्नेंस पर जो सम्मेलन हुआ वो मुंबई में हुआ। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत। थीम भी आपको पूरी लंबी याद नहीं करनी है, जो उसका कीवर्ड है वही याद रखो। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। कब से कब? 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। मोदी जी ने इसको संबोधित किया, और यहाँ पर DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। और यहीं पर 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किसके? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के मोदी जी ने डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया। अब ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कब थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखिएगा। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? ये दिल्ली में आयोजित हुई। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आईफेक्स भी नाम याद रखना। 18वां दिव्य कला मेला, दिव्य मतलब दिव्यांगों का मेला है, उनसे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उनका प्रदर्शन किया गया। कहाँ? रांची में, झारखंड।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री संवाद हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 20 अगस्त को इसका आयोजन हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता क्या होती है? कोई एक देश एक्स हो गया और दूसरा देश हो गया वाई, तो एक्स के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, 2 मंत्री यहाँ के और 2 मंत्री वाई के, तो 2 यहाँ के 2, तो यही 2 और 2 मिलकर क्या हो जाते हैं? 2+2। तो भारत की ओर से जो रक्षा मंत्री आपको पता ही है, राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और जापान की ओर से रक्षा मंत्री किहारा थे और विदेश मंत्री कामिकावा। अम्मो इंडिया 2024 मिलिट्री इम्यूनाइजेशन पर सम्मेलन। कैसे? याद रखना है, क्या उद्देश्य है? मिलिट्री का इम्यून सिस्टम मजबूत करना, गोला बारूद, इन सब चीज़ों के बारे में विचार विमर्श किया गया इस सम्मेलन में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और ख़ास बात जो आपको याद रखनी है, आयोजक कौन था? तो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका आयोजक रहा है। इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना। और यहाँ पर अनिल चौहान जो CDS हैं हमारे, चौथे हैं ये। अब आप बताओ उसमें कमेंट बॉक्स में कि ये चौथे क्रम के हैं। तो फिक्की ने इसका आयोजन कराया है भाई। मेक इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इसकी थीम थी। फिर है इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। भागीदार देश कौन सा है? वो वियतनाम। भागीदार देश कौन सा होता है? क्या होता है? जो भी यहाँ पर आयोजन होगा उसमें इसकी भागीदारी रहेगी, अपनी चीज़ों को भी प्रदर्शित करेगा, अपने यहाँ की तकनीकी बताएगा, अपने यहाँ की मशीनें बताएगा, दवाएं बताएगा, बस यही है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखना, चौथा है। आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। और इसकी थीम क्या थी भाई? इसकी थीम किसी हिंदी से जुड़ी नहीं थी, इसकी थीम थी राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, हिंदी को भाषा से जोड़ के मत रखना यहाँ पे विज्ञान जो है वो डोमिनेटिंग नेचर में है। ठीक है, तो ये चौथा था, भोपाल में आयोजित हुआ है। और भोपाल में क्या है भाई? मानव संसाधन करके कोई है क्या यार, खैर छोड़ो। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार। ठीक, जो मालदीव है, मॉरिशस हो गया है, ठीक है, और क्या है यार, सेशेल्स है। ये देश जो है मिलकर जो उस हिंद महासागर में सुरक्षा कायम करने के लिए एक वार्ता की, उसको कोलंबो वार्ता भी कहा जाता है। तो उसी सुरक्षा को लेकर एक कॉन्क्लेव सेमिनार का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? अब कंफ्यूज मत होना, दक्षिण भारत का भी कोई राज्य दिया रहेगा, केरल का कोच्चि या तमिलनाडु का चेन्नई, लेकिन इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर में, गुजरात। पहला है, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन, यूनेस्को के तत्वाधान में। यूनेस्को का डिस्को कहाँ? पेरिस में। और पेरिस में जो सा है अंत में, पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे, याद रखिएगा। और CSIR नई दिल्ली के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। CSIR के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? याद कर लो बढ़िया से, प्रधानमंत्री होते हैं। और यही जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता है, ये भी याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ पहली बार यूनेस्को के तत्वाधान में। थीम क्या थी? स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान। विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया, बस इतना ही याद रखिएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखना। चौथा कराया किसने? PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में रहेगा कि जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी कराएगा, नहीं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन। आपको इसकी थीम भी याद रखनी है, बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत, इसकी थीम थी। संस्कृतम, संस्कृत को जानते हो, शल्य चिकित्सा का जनक उनको कहा जाता है, उन्हीं के नाम से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। कहाँ? दिल्ली एम्स में, याद रखिएगा। तो जितने भी सर्जरी वाले लोग हैं वो सभी इकट्ठे हुए और चाय पानी किया और बातचीत करी। साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 तीसरे क्रम का नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा आयोजन कराया गया। एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में कराया गया, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देखा होगा आपने, एक क्वेश्चन जो है RO में इसी तरह से पूछ लिया था, आयोजक स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया था। तो इसकी थीम क्या थी? नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज। तो बस इतना याद रखना, नेविगेटिंग एग्रीकल्चर। और इस कॉन्क्लेव में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को दिया गया और कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। फिर है संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रखर
यार प्रखर कहाँ है भाई, देखो संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन, जो पुलिस के प्रमुख हैं उनका आयोजन, उनका सम्मेलन था। तो संयुक्त राष्ट्र लगा हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यार, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र का, तो वहीं पर इसका आयोजन भी हुआ। पहला क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, केरल के कोच्चि में आयोजन हुआ। थीम इसकी देख लो, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस। 71वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला, परिधान क्या होता है, वस्त्र होते हैं, उसका आयोजन किया गया। कहाँ, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। बताया ना कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आयोजन होगा वो दिल्ली में होगा। कराया किसने, तो अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला संघ ने इसका आयोजन कराया। इसके साथ ही परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने भी मिलकर कराया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बुर्गेनस्टाक स्विट्जरलैंड में आयोजन हुआ, और इसमें रूस शामिल नहीं हुआ था, शायद हुआ था कि नहीं हुआ था, भूल गया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। मैंने इसको अचूक मार्ग सामग्री में कराया है। बहुत सी चीज़ें तो यार उसमें कराया बैठा हूँ, जो लोग रेगुलर जुड़े हैं वो देखते ही होंगे। लाइक वाइक करते चलो। यूनाइटेड नेशन, अरे यार यूनाइटेड नेशन कहाँ से आ जाएगा, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, यूसिस पफ की 7वीं वार्षिक लीडरशिप बैठक वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई, याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटामैक, जो धोबी होता है वो कपड़ों की पोटली बनाता है और उनको कहाँ डालता है, वॉशिंग मशीन में, ऐसे याद रखिएगा। पोटामैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ, तो जेनेवा में है मुख्यालय इसका। तो स्वाभाविक सी बात है कि यार इसका सम्मेलन भी होना ही होगा, तो इसका सम्मेलन भी जेनेवा में हुआ है। एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन किन्ने किन्ने मिलकर कराया है, एक तो यूनेस्को हो गया, एक यूएनडीपी हो गया, और एक हो गया अंकटाड। इन तीनों ने मिलके, और ये आईटीयू भी है इसमें, इन चारों ने मिलके कहाँ करवाया है, जेनेवा में, याद रखिएगा। एआई फॉर गुड, अच्छाई के लिए एआई। और जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन, ये अपने यहाँ हैदराबाद में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। अब विकल्प में नई दिल्ली भी रहेगा, कच्चा मत खा जाना। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में आयोजित हुई, ठीक है। जिनेवा में क्यों यार, WHO का हेडक्वार्टर भी तो यहीं है जिनेवा में, और स्वास्थ्य सभा की बात हो रही तो वहीं हुई है। तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट ईविस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो यही होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट अबू धाबी में आयोजित हुई। विश्व शिक्षा सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ है। 10वां, याद रखना क्रम भी, बर्ड वाटर फोरम, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, बाली इंडोनेशिया में, और इसका विषय था साझा समृद्धि के लिए जल। पहला ONDC स्टार्टअप महोत्सव, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये जो फ्लिपकार्ट है, कॉमर्स है, स्विगी हैं, जो सब ऑनलाइन अपना स्टार्टअप करके काम कर रहे हैं, तो इनका सबका नेटवर्क ही ONDC कहा जाता है। तो इसका महोत्सव जो है कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, 3 देश शामिल हैं इसमें। त्रिपक्षीय समुद्री वार्ता कोच्चि केरल में हुई, और गुरु द्रोणाचार्य की अध्यक्षता में, मतलब INS द्रोणाचार्य पर हुई है। ये युद्धपोत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो कोलकाता में आयोजित, और भारत 6G ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, संचार मंत्रालय के तत्वाधान में, और 5G एंड बियॉन्ड इसकी थीम थी। अरे यार अभी तो और है एक पेज। इंडिया स्किल्स की बात करें तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने इसका आयोजन दिल्ली में किया। सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है भारत की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लगा है तो हेडक्वार्टर जहाँ है वहीं पर आयोजन हुआ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो यहाँ भी न्यूयॉर्क में ही होगा, याद रखिएगा, और भारत के नेतृत्व में हुआ, ये भी याद रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ, और ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में हुआ सितंबर 2024 में, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक जो है कोच्चि केरल में आयोजित हुई है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस ये रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में, और थीम थी इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ है, और थीम थी इसकी द एनर्जी टू लीड। और विश्व ऊर्जा कांग्रेस अभी ऊपर बताया है रॉटरडैम में आयोजित हुआ है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है भैया, यहीं पर आयोजन हुआ, और उसकी थीम क्या थी? डेमोक्रेसी फॉर ए फ्यूचर जनरेशन, इसकी थीम थी ये। और कैसे याद रखना है, जहां डेमोक्रेसी पर शिखर सम्मेलन हो रहा है वहीं पर आपातकाल लगा है, याद रखना इसको जोड़ के, भूलोगे नहीं। तबीयत नासाज है यार, उसी वजह से चीज़ें थोड़ा आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन कंटेंट में कोई समझौता नहीं, बढ़िया दिया जा रहा है, आपको विश्वास रखिए। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग करवा रहा है, राजस्थान सरकार करवा रही है, और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्या जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यही जारी करता है, वही वाला यूएनडीपी है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया, इम्पॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजन। डेफ कनेक्ट डिफेंस से संबंधित है, एक प्रदर्शनी है, उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और उद्घाटन कौन करेगा? रक्षा मंत्री ही करेंगे उद्घाटन हमारे। फिर है 21वां बायो एशिया 2024 हैदराबाद में आयोजित हुआ। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 50वें क्रम का, इसलिए ये क्रम भी याद रखना। और मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? खजुराहो में ही जो मंदिर है वहीं पर आयोजन हुआ इसका, और यहाँ पर राग बसंत का गायन हुआ, नृत्य हुआ इस पर, और नृत्य करते हुए कथक नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अब ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और कथकली किसका है वो भी बताओ। पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली में कराया गया। भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के द्वारा। 9वां रायसीना डायलॉग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखना। आयोजक कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इसके साथ ही जो विदेश मंत्रालय हमारा नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, कब से कब? 21 से 23 फरवरी 2024। थीम याद रखना चतुरंग। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। मुख्य अतिथि कौन थे? यूनान, और यूनान के जो प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ, बहुभाषी भारत इसकी थीम थी, और अतिथि देश सऊदी अरब था। हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, थीम क्या थी? टुवर्ड्स ए स्टेबल इंडियन ओशन। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुआ। 37वें क्रम का क्रम भी याद रखना। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर बार यहीं पर आयोजित होता है, सूरज कुंड फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। मेले का भागीदार देश कौन सा था? तंजानिया, मतलब तंजानिया ने अपनी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई। और थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। थीम राज्य का मतलब क्या? गुजरात का खान पान, वेशभूषा और सब चीज़ें जो हैं, ढोकला भोकला सब जो है वहाँ पर उस मेले में मौजूद था, बस यही काम होता है थीम राज्य का। विंग्स इंडिया की बात करें तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हर बार आयोजित होता है, तो इसको तो जहन में बैठा रही होगे। फिर बात करें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वें क्रम का था, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने नासिक में आयोजित किया। सक्षम युवा समर्थ भारत इसकी थीम थी, याद कर लेना, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम थी। इंडस फूड 2024 खाद्य और व्यापार ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो 2024, ये नॉर्थ की बात हो रही तो एकदम नॉर्थ में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर आयोजन हुआ कठुआ में, और थीम क्या थी? उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप। इंडिया फूड एक्सपो 9वें क्रम का लखनऊ में आयोजन हुआ, भागीदार देश कौन सा था? वियतनाम। इंपॉर्टेंट है भैया, यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स के तहत ये पूछा जा सकता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 9वें क्रम का है, ये फरीदाबाद हरियाणा में, जहाँ पर सूरज कुंड मेले का भी आयोजन हुआ है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र में ही युद्ध लड़ा गया था महाभारत का, वहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही तो गीता जी में लिखा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। हरियाणा सरकार कराती आयोजन, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरु नहीं यार, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र गलत तरीके से उच्चारण, कुरुक्षेत्र। 27वें क्रम का विश्व निवेश सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका, और एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स इसकी थीम थी। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 भारत मंडपम में नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजन हुआ, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैश्विक आयोजन हो रहा भारत में, लेकिन नई दिल्ली में नहीं हो रहा, इसलिए इसको जहन में डाल लेना, अहमदाबाद में आयोजन हो रहा है और डेयरी मंत्रालय इसका आयोजन करा रहा है। वीडियो खत्म होने की कगार पे है, लाइक वाइक करते रहो यार। बर्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम में आयोजन हुआ। इसका थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है भाई, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश कौन सा था, नीदरलैंड्स। और फोकस देश जापान। और ब्रांड का शुभंकर क्या था, मिलिंद। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन, जैसे अपने यहाँ ईडी है, ऐसे सभी देशों के ईडी टाइप की जो संस्थाएं थी वो सब इकट्ठे हुए कहाँ पर, नई दिल्ली में, और बातचीत करी। और यहीं पर जो रेड सैंडर्स, जो पुष्पा फिल्म देखी होगी, इस सैंडर्स की तस्करी होती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेस का शुभारंभ किया गया। अब इसका नाम क्यों रखा गया ऑपरेशन सेस, क्योंकि जो रेड सैंडर्स है दोस्त, ये शेषाचलम के जंगलों में ही पाया जाता है। शेषाचलम यहीं के जंगलों में पाया जाता है। एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक 2023 में हुई थी। कहाँ, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। और किर्गिस्तान भारत के बीच में कौन सा होता है यार, युद्धाभ्यास खंजर, वही किर्गिस खंजर होता है, ये भी याद रखना। तो किर्गिस्तान इसका अध्यक्ष था, और वर्तमान में मतलब ये अध्यक्ष था उस समय। और अगली बैठक अक्टूबर 2024 में हो चुकी है। कहाँ, इस्लामाबाद में। भारत की ओर से कौन गया था, विदेश मंत्री, वही काले चश्मे वाले। पहले सफ़ेद चश्मा लगाए हुए थे, ट्रांसपेरेंट वाला, फिर बाद में काला लगाया। अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, फिलीपींस में ही तो है, तो वहीं पर इसका आयोजन हुआ। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, क्रम भी याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा कोच्चि में आयोजित हुई। पहला क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन भी कहाँ, कोच्चि में ही आयोजन हुआ। तो कृषि विज्ञान भी और डेयरी दोनों का संबंध कृषि से तो है, तो दोनों का आयोजन कोच्चि में। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं बैठक कोलंबो में आयोजित हुई। कोलंबो कहाँ है यार, श्रीलंका में है। भारत जो है 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी है, ये भी याद रखना। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग, चेक गणराज्य में हुआ। थीम क्या थी, टुगेदर ऑन द रोड अगेन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड वाई ट्रेड। संधि और समझौतों को देख लेते हैं यार, 2 संधियाँ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। फसाई और MAPA, तो जान लो, फसाई अपने यहाँ की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ये ब्राज़ील का मिनिस्ट्री है। दोनों के बीच समझौता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 240 AL एरो इंजन खरीदने के लिए समझौता हुआ है किसके बीच, रक्षा मंत्रालय और किसके बीच, हाल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। 26,000 करोड़ का समझौता है। और ये अभी आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, हाल फिलहाल की जो अचूक मार्ग सामग्री है उसमें, कि ये 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, याद रखना, महारत्न कंपनी हाल। तो इस तरह से दोस्तों पूरा कर लिया हमने। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। बढ़िया से पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो, महिलाओं का भी सम्मान रखो और माता पिता की सेवा करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे।